Hello everyone. So today we are going to continue from where we left in the previous video. We were discussing about the notes of topic electricity. हम इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोग रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज दोनों पर आ चुके थे. इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाता है, व्हाई द अरेंजमेंट of the resistances is better in parallel than series. कि रेजिस्टेंसेस को पैरेलल लगाना, पैरेलल अरेंज करना सीरीज में अरेंज करने से बेटर क्यों होता है, या विच इज मोर बेनिफिशियल अरेंजिंग द रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल और अरेंजिंग द रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमेशा रेजिस्टेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि हम पैरेलल में ही लगाएं. क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह, अगर हम रेजिस्टेंसेस को इन सीरीज लगाते हैं, आपको याद होगा सीरीज का मतलब इस टाइप से, अगर हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस होता है सभी रेजिस्टेंसेस का सम R1 प्लस R2 प्लस R3. और अगर हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल लगाते हैं एंड सो ऑन, एन रेजिस्टेंसेस लगाए तो एन, अगर हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाते हैं तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या आता है, 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. तो क्वेश्चन क्या बनता है कि विच इज अ बेटर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इन सीरीज और अरेंजमेंट इन पैरेलल. तो अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल इज अ बेटर कॉन्सेप्ट. व्हाई? सबसे पहले तो वी कैन यूज सेपरेट ऑन ऑफ स्विचेस इन सीरीज. अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो देखिए, हम किसी भी रेजिस्टेंस में अपना एक की लगा सकते हैं. की का मतलब ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं. मान लीजिए मुझे इस ब्रांच में तो करंट पास करना है, इस ब्रांच में भी करंट पास करना है, लेकिन इस ब्रांच में नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल, हमारा घर है, हमें वॉशिंग मशीन चलानी है, हमें फैन चलाना है, लेकिन टीवी नहीं चलाना. तो हम क्या करेंगे, ये वाला स्विच ऑफ कर देंगे और बाकी दोनों के दोनों स्विच ऑन कर देंगे. तो इन दोनों स्विचेस में करंट हमारा बैटरी के थ्रू चलता जाएगा. लेकिन सीरीज में ये पॉसिबल नहीं है. सीरीज में आप अगर कहीं पर भी एक स्विच लगाते हैं तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो सभी रेजिस्टेंसेस में करंट आ जाएगा, और जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे तो सभी रेजिस्टेंसेस का करंट खत्म हो जाएगा. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो अगर हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया, हमारे पास यहाँ पर टीवी है, यहाँ पर फ्रिज है, यहाँ पर एसी है. अब जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ, जैसे ही मैं इसे ज्वाइन करता हूँ, सर्किट हमारा पूरा हो जाता है. जैसे ही ऑन करता हूँ तो अब करंट तीनों में जाएगा, टीवी, फ्रिज एंड एसी तीनों के तीनों एक साथ चलने लग जाएंगे. और अगर जैसे ही मैं ऑफ करता हूँ, इसका मतलब सर्किट ब्रेक करता हूँ, तो तीनों के तीनों एक साथ ही बंद हो जाएंगे. तो अगर सबसे पहला फायदा, हम तीनों में से रेजिस्टेंसेस अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो हमें हर एक के लिए एक अलग से सेपरेट ऑन और ऑफ स्विच मिल जाता है. सेकंड, इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस is always less than the resistance of each appliance. देखिए, अगर हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया, हमारा टीवी है, फ्रिज है, एसी है. मैंने कहा टीवी 4 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है, हमारा फ्रिज 8 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है, और हमारा एसी 16 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है. तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा R इक्वल्स टू
R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स ये बन जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 16 यानी कि 12 प्लस 16 28 ओम। और हम ये जानते हैं कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही वेस्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। अब हमने ये तीनों के तीनों सीरीज में लगा दिए, 4 ओम, 8 ओम एंड 16 ओम। अब इस केस में टोटल रेजिस्टेंस देखिए, 1 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 16। तो 1 बाय R इक्वल्स टू 16 हम कॉमन ले लेते हैं, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 16 1 जा 16। तो यहाँ पर ये आया 7 बाय 16 या फिर R इक्वल्स टू 16 बाय 7, 7 2 जा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए यहाँ पर तो 7 2 जा 14 और अप्रॉक्स 2.3 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस 28 ओम था, यहाँ पर कितना रह गया, 23 ओम ही रह गया। यानी कि अब जितना हम सीरीज में लगाते जाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये क्या है कि इन द केस ऑफ a circuit break, in the case of a circuit break, other appliances remain ineffective या unaffected, remains ineffective or unaffected। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सर्किट ब्रेक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस, 3 या 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो गया। अगर सर्किट ब्रेक हो जाता है तो अब करंट आगे नहीं जा पाएगा, करंट जहाँ है वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। तो ये वाला अप्लायंस भी बंद, ये वाला अप्लायंस भी बंद, ये वाला अप्लायंस भी बंद, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हो पाया। जबकि इस केस में ऐसा नहीं है, अगर कहीं भी एक सर्किट टूट जाता है, यहाँ पर एक सर्किट टूट गया तो यहाँ जो करंट का फ्लो हुआ ये तो आगे नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ जो करंट का फ्लो है ये अपना पूरा का पूरा सर्किट कर लेता है। या फिर इस अप्लायंस में जो करंट का फ्लो है ये पूरा का पूरा सर्किट कर लेगा। और अगर सर्किट पूरा हो जाता है तो वो अप्लायंसेस वर्क करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हमें रेजिस्टेंसेस को अरेंज करना होता है, हमारे घर में नॉर्मली रेजिस्टेंसेस किस सीरीज में कैसे होते हैं, पैरेलल सीरीज में अरेंज होते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Heating effect of electricity। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है, देखिए द हीटिंग इफेक्ट produced by the current, the heating effect produced by the current when it passes through the conductor, when it passes through the conductor. The heating effect produced by the current when it passes through the conductor is known as heating effect of the electricity।
ये आपने अपनी डे टू डे लाइफ में कई जगह ऑब्जर्व किया होगा। स्टूडेंट्स, इसका बहुत आसान सा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक आयन। इसका बहुत आसान एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रिक आयन। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आयन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा गीज़र है, हीटर है और भी सभी बहुत सारे अप्लायंसेज है। जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और उनसे क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका फॉर्मूला देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट produced by the current is called इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। एंड क्योंकि एनर्जी क्या है? एनर्जी है इट इज द वर्क डन। तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कह सकते हैं एंड सिंस एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, energy is equal to the work done, then it is represented by W. It is represented by W, क्योंकि वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। और इसका जो फॉर्मूला है W इक्वल्स टू वी आई। क्या है इसका फॉर्मूला? W इक्वल्स टू वी आई टी। एंड एनर्जी को हमेशा किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स? एनर्जी हमेशा जूल में मेजर होती है। तो W इक्वल्स टू वी आई टी। अब हम और फॉर्मूलों की तरफ भी जाते हैं। W इक्वल्स टू वी नो दैट V equals to IR ओम्स लॉ। तो अगर हम इसको रखें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा IR इंटू आई टी। तो हमारे पास W इक्वल्स टू बन जाएगा I स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूला यहाँ से। अगेन हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं। वी हैव, यहीं से अगर हम देखें, and we have I equals to V upon R, R upon में चला गया। अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो W equals to V, I की जगह रखा V upon R into T, तो W equals to V square T upon R। ये हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला बन गया। थर्ड फॉर्मूला इसी तरीके से हम और भी वैल्यूज को रखकर फॉर्मूले बना सकते हैं। तो हमारे पास हीट एनर्जी का फॉर्मूला W इक्वल्स टू वी आई, W इक्वल्स टू आई स्क्वायर टी एंड W इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, अब ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हमने आपको बताया कि जब किसी करंट से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये हीट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द फैक्टर्स ऑन विच द हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द कंडक्टर। फैक्टर्स on which heat produced depends when current is passing through a conductor,
किन किन फैक्टर्स पे ये कंडक्टर किन किन फैक्टर्स पे हीट का प्रोड्यूस होना डिपेंड करता है। फर्स्ट, हीट प्रोड्यूस्ड is directly proportional to the square of current flowing through the conductor। इसका मतलब है कि H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी कंडक्टर में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, हीट उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। यानी अगर कहीं पर मैं करंट को 2 गुना बढ़ा देता हूँ तो हीट कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी? 4 गुना। अगर हम करंट को कहीं पर 3 गुना बढ़ा देते हैं तो हीट कितने गुना बढ़ जाएगी? 9। ओके, तो ये तो था हमारा फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर हमारे पास है heat produced is directly proportional to the resistance of conductor। इसका मतलब है किसी भी कंडक्टर का जितना भी रेजिस्टेंस होगा, हीट उतनी ही ज्यादा होगी। अगर कंडक्टर का ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उसमें हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। ज्यादा रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर्स ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और कम रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब है H इज प्रोपोर्शनल टू R। ओके, अब थर्ड फैक्टर जिस पर हीट प्रोड्यूस डिपेंड करती है वो है heat produced is directly proportional to the time in which current is passed through the conductor। इसका मतलब है कि किसी भी कंडक्टर में जितने ज्यादा टाइम तक हम किसी भी कंडक्टर में जितने ज्यादा टाइम तक करंट पास होगा उतनी ही ज्यादा उससे हीट प्रोड्यूस होने लगेगी। तो यहाँ से H इज प्रोपोर्शनल टू T। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ से हमारे पास आएगा H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R और T। H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T, और हमें पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाते हैं K I स्क्वायर R T, वेयर दिस वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 1। तो H इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? I स्क्वायर R T। तो हीट प्रोड्यूस का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर I इक्वल्स टू V अपॉन R रखकर और फॉर्मूले निकाल सकते हैं और भी चेंज कर सकते हैं V इक्वल्स टू I R लेकर, जो मैंने आपको W से दिखाए थे। ओके, अब इसके बाद हम जाते हैं पावर की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक पावर।
सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर असल में आपको पता ही होगा पावर क्या होती है। पावर होता है द रेट ऑफ वर्क डन, जितना हम काम कर सकते हैं उसका रेट, उसको ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो यही इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी है। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन बाय, यहां पर इलेक्ट्रिक पावर है तो क्या आएगा? बाय रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी। रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी। रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम जो काम कर सकते हैं उसका रेट क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर होती है। एंड it is denoted by P एंड पावर की SI यूनिट किस किस को पता है? जिसको पता है ठीक है, और नहीं तो द SI यूनिट ऑफ पावर इज द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। अब इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूलों की बात करते हैं। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल्स टू है रेट ऑफ वर्क डन, और रेट ऑफ वर्क डन, रेट का मतलब होता है किसी भी काम को अगर हम फिजिक्स में रेट को निकालना है तो रेट ऑफ वर्क डन है तो हम ऊपर वर्क डन लेंगे और नीचे रेट के लिए किससे डिवाइड कर देंगे? T से। रेट निकालने के लिए हमेशा किससे डिवाइड कर देते हैं? T से। तो P इक्वल्स टू क्या होगा? W अपॉन T। अब हम W वाले सारे फॉर्मूले लिख देते हैं। आपको याद होगा इसी वीडियो में पहले मैंने वर्क डन वाले फॉर्मूले बताए। सबसे पहला फॉर्मूला है W इक्वल्स टू VIT। W इक्वल्स टू VIT, यहाँ पर T से T कैंसिल, P इक्वल्स टू हो जाएगा VI। अब हम और पुट कर सकते हैं, पुट कीजिए V इक्वल्स टू IR इंटू I, P इक्वल्स टू होगा I स्क्वायर R। और फॉर्मूला अगर हमें रखना है I इक्वल्स टू होता है V अपॉन R, तो यहाँ से V ऐसे ही रहा, I के प्लेस पर क्या रखेंगे? V अपॉन R, तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले बने, 1, 2 एंड 3। हमारे पास पावर के ये 3 फॉर्मूले बने। ओके, इसी तरीके से अगर हम और वैल्यूज रखें तो कुछ 1-2 फॉर्मूले और भी बन सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन यहीं पर खत्म होता है। नाउ अब हम नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन धीरे धीरे वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।